कहते हैं कि गवर्नमेंट से उतनी सपोर्ट मिलती है जैसे कि हाँ, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिली है, क्यों नहीं मिली है। गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिली है हमें। आप बढ़ रहे हैं आगे हैं, साथ साथ में ये पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है कि वो नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर हम पे किस बात का रहेगा। हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। हमारे लिए तो जो सरकार आएगी, वी आर लॉयल टू द फ्लैग। हमने तो झंडे को सलाम करनी है, और जिसकी कार पे मिलेगा हमको तो करेंगे भाई, तभी सिस्टम चलेगा। अराउंड 12th to 13th सेंचुरी तक इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ कश्मीर एम्पायर। उसके हम छोटे किंगडम थे कश्मीर एम्पायर की चंबा। बड़ी पहले यहाँ पे हाइड्रो पावर लगा तो उसकी कुछ हाँ, हाइड्रो पावर की एक ही चीज़ थी कि अंग्रेज लोग बड़े होशियार लोग थे। चंबा के साथ एक टिम्बर ट्रीटी हुई थी इनकी, जिसके अंदर की चंबा को रेवेन्यू बड़ा आता था। वो अंग्रेज लोग देते थे सर चंबा स्टेट को रेवेन्यू। अब वो रेवेन्यू से वापस कैसे लेना, उस अंग्रेजों को बहुत खूब आता था। चंबा के कुछ एक पुराने बिजनेस भी रहे होंगे या कुछ था ऐसे कुछ? हाँ, बिजनेस थे ना, जैसे कि हमारे भी ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके फादर बिजनेस में ही थे। कहते हैं कि गवर्नमेंट से उतनी सपोर्ट मिलती है जैसे कि हाँ, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिली है, क्यों नहीं मिली है। गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिली है हमें। क्यों ऐसे बोलना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने हमें जो जो स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, उसका भी हमने लाभ उठाया टाइम टू टाइम, और हमसे उसी लाभ की वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट मिली है। और देखो, ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट इसलिए देती है कि गवर्नमेंट के लिए हम एक किस्म के बच्चे होते हैं, और जब तक हम अपना चलना नहीं सीख जाते तब तक तो माँ भी दूध पिलाती है बच्चे को। तो गवर्नमेंट भी अपने एंटरप्रेन्योर्स को उस टाइम तक सपोर्ट करती है, 2 4 5 साल उस किस्म में सब्सिडी देती है, कुछ आपको डिस्काउंट्स देती है, कोई किस्म पे कोई आपको छूट दे देती है कई किस्म की। तो वो छूट देती है कि उसको पता है जिस दिन बच्चा बड़ा हो जाएगा, चलने लग पड़ेगा, तो ये हमको दोबारा रीबैक पे करेगा इन फॉर्म ऑफ जीएसटी, इनकम टैक्स और टैक्सेस गवर्नमेंट को। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो वो लोग भी स्पेंडिंग करेंगे मार्केट में, उनको भी सपोर्ट मिलेगी, इकॉनमी डेवलप होती है। तो दैट इज़ ऑल इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट को वापस आ जाते हैं कुछ समय के बाद। लेकिन इनिशियली वो सपोर्ट करते हैं तो उसकी सपोर्ट का फ़ायदा होता भी है अगर कोई सही मायने में सही यूटिलाइजेशन ऑफ मनी करे तब। अगर मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मनी होती है, फंड्स की मिस यूटिलाइजेशन होती है, बड़े से केस देखे हैं हमने, तो मैं जो खराब हो जाते हैं। सब्सिडी के चक्कर में उन लोग इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ले लेते हैं या ऐसा चलाते नहीं, उसके बाद ऐसा कुछ देखिए, सब्सिडी लोगों को गलत फहमी है कि सब्सिडी ना हजम कर जाओगे। सब्सिडी को हजम करने का एक करप्ट वे है जो लोग फॉलो करते हैं कई जगह पर। जनरली होता नहीं है ऐसा। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया, बड़ा स्ट्रिक्ट हो गई है गवर्नमेंट। जो अब तो डिसबर्समेंट भी बिल्कुल अलग किस्म से हो गई है, जो अब पहले नहीं होती थी ऐसे। तो अब काफ़ी अंकुश लग गया इन चीज़ों पे। अब वो पहले वाली बातें नहीं रही हैं जब कई किस्म की धांधलियाँ हो जाती थी, पर ऐसा नहीं था कि 100% ही होती थी, और बीच में 2 4 5% कर गए लोग, कर गए। जनरली नहीं करते थे। जनरली जो उस टाइम सबसे ज़्यादा ख़राब जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते थे, एक तो अंडर फाइनेंस से, और दूसरा डेविएशन ऑफ फंड्स। लोगों ने पैसा इंडस्ट्री के लिए लिया है, पहले जाके कार खरीद लेंगे या प्लॉट खरीद लेंगे, तो जब इंडस्ट्री चलाने की बारी आएगी तो पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो बुजुर्ग ठीक ही बोलते हैं, दुकान से मकान बनता है। जिसने पहले मकान बना लिया, दुकान तो फेल होनी है ना। वही कारण होता था मेन। एक और चीज़ होती है सर कि आप बढ़ रहे हैं आगे हैं, साथ साथ में पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है कि वो नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर हम पे किस बात का रहेगा। हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। हमारे लिए तो जो सरकार आएगी, वी आर लॉयल टू द फ्लैग। हमने तो झंडे को सलाम करनी है, और जिसकी कार पे मिलेगा हमको तो करेंगे भाई, तभी सिस्टम चलेगा। क्योंकि अफसरशाही कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारे साथ तो आज तक नहीं हुआ। हालांकि कोऑपरेटिव है काफ़ी लोग, ऐसा कुछ नहीं। आप अफसरशाही, देखो रेगुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको फॉलो, तभी देश चलेगा, सिस्टम चलेगा। अगर रेगुलेशन से बाहर जाओगे, मैं या आप कोई भी जाए, रेगुलेशन तो सब पे एप्लीकेबल है ना जी। वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे भी है, वो ही इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय द सेम लॉ। तो हमको जो रेगुलेशंस हैं, जो हमारे लिए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की और से जो कंप्लाइंस करनी है वो करनी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कंप्लाइंस है वो करनी है, अदर डिपार्टमेंट्स की कंप्लाइंस है वो करनी है। अगर हम कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो क्योस हो जाएगा, सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। उसको तो हमको वॉलंटरली कंप्लाइंस करनी चाहिए विदाउट नोटिस। पढ़े लिखे होने का मेरा तो यही फ़ायदा है कि आप पढ़ो और खुद कंप्लाइंस करो, तो आपको कोई तंग नहीं करेगा। क्यों करेगा तंग? आपको किस चीज़ का तंग करेगा? कोई भी ऐसे नजायज़ तो कोई तंग नहीं करता है। तंग तो तब ऐसे जो आप जब नजायज़ करते हो तब आपको लोग पूछते हैं तो आप बोलते तंग कर रहे हो। तो ऐसे जब आप पूरा ठीक हो तो आपको क्यों कोई तंग कर सकेगा?
अगर वो तंग करता तो कोर्ट है उसके लिए, आप जाइए वहाँ पे, नाजायज़ कोई नहीं करेगा। इससे हट के थोड़ा सा मैं चंबा के बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जैसे हिस्ट्री हुई या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो। चंबा की हिस्ट्री के बारे में जितनी मुझको नॉलेज है, तो मैंने तो थॉरोली नहीं पढ़ी, अभी पढ़ रहा हूँ। चंबा स्टेट का एक गजटियर है, ये पढ़ रहा हूँ आजकल। बाकी स्टेट्स के भी हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बुक्स और भी हैं जिसमें रेफरेंसेस में पढ़ता रहता हूँ। खैर मैंने कोई इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी है, लेकिन इतना मेरे को रफ सा जो मेन आइडिया है कि चंबा 4th या 5th सेंचुरी में या 6th सेंचुरी के बाद का तो रिकॉर्ड अवेलेबल है। भरमौर में पहला इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, इस्टेब्लिश हुआ था ये एम्पायर, और काफ़ी देर तक अराउंड 12th to 13th सेंचुरी तक इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ कश्मीर एम्पायर। उसके हम छोटे किंगडम थे कश्मीर एम्पायर की, चंबा। उसके बाद फिर ये 200-300 साल तक ये वैसे ही रहा, बेचारे को पूछा चंबा को किसी ने नहीं। फिर मुगल्स के अंडर आ गया, मुगल्स वर द एम्पायर्स, उसके अंदर चंबा को रिकग्निशन मिली। तो चंबा एक लैंड लॉक्ड एरिया था, कोई इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं था। तो 950 के आसपास, 10th सेंचुरी के आसपास चंबा वॉज, जो आप चंबा आज का चंबा है, भरमौर से यहाँ शिफ्ट हुआ था। तो फिर चंबा में राजगद्दी यहाँ बनाई गई थी। इससे पहले राजगद्दी भरमौर में थी। तो भरमौर से जो लोग आते थे चंबा, तो उनको एड्रेस किया जाता था गद्दी से आए हैं। राजगद्दी थी ना वहाँ से, कहाँ से? गद्दी से आए हैं, क्योंकि गद्दी एड्रेस होते थे। तो लोगों को गद्दी बोलना शुरू कर दिया, राजगद्दी से गद्दी बोलना शुरू कर दिया उनको ओवर द ईयर्स। अब उनको बेचारों को एसोसिएट किया जाता है कि जो भेड़ पालक हैं उनको गद्दी बोलना शुरू कर दिया। लेकिन असली जो गद्दी की थ्योरी है कि दे वर द पीपल हु वर द प्राइमरी रेजिडेंट्स ऑफ भरमौर एरिया, एंड भरमौर बीइंग द कैपिटल, वो गद्दी थी जहाँ से रूल होता था, सीट ऑफ गवर्नेंस। वो जब चंबा शिफ्ट हुई तो बोला जी ये कहाँ से आए जी, ये गद्दी से आए हैं, जो फॉर्मर राजगद्दी उधर ही मानते रहे लोग काफ़ी टाइम तक। तो वहाँ से जो आए जी, ये गद्दी से आए हैं, गद्दी लोग हैं जी, गद्दी के लोग हैं। तो फिर वो उनका भी नाम वैसे ही पड़ गया। ये भी एक थ्योरी है, एक जिसपे हर एक ने अपने अपने विचार रखे हैं। पता नहीं, हमने भी इसी विचार से आपसे बोला है, दिस वाज अ मैटर ऑफ डिस्कशन, क्योंकि ये सिर्फ जो वर्ड चंबा से निकला है, गद्दी वर्ड। एक और चीज़ आती है सर, ज्योग्राफी के बारे में क्या? नहीं, चंबा की ज्योग्राफी जो सी है, देखो मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स की है। तो चंबा की ज्योग्राफी की जो है, वी आर लकी दैट वे कि चंबा में ना सैमी हिल्स से लेके, जिसे कहते हैं छोटा, हमारे पास सारे टेम्परेट जोन्स हैं, जिसमें हमारे पास लोअर एरिया है, जैसे टेम्परेट एरिया कहते हैं, अल्पाइन भी बोल देते हैं। उसके बाद फिर हायर हिल्स भी हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी हैं। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है हर किस्म की मिलेगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको, राइट फ्रॉम द प्लेन्स की जो वेजिटेशन से लेके हायर रीचेस तक की वेजिटेशन मिलेगी, और हर्ब्स भी हर किस्म की भरपूर है यहाँ पे। तो स्टेट टाइम में भी काफ़ी बड़ा रेवेन्यू हमारा हर्ब्स एक्सपोर्ट से भी था, जो जड़ी बूटियाँ जंगलों से निकलती थी, उसका काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट था। पॉपुलेशन कम थी चंबा की, तो सरप्लस काफ़ी हो जाता था, जिससे कि चंबा स्टेट को रेवेन्यू, काफ़ी बड़ा रेवेन्यू आता था। तो ऐसे ही चलता रहा। जोग्राफिकल लोकेशन का तो फ़ायदा होता ही है कि मल्टीपल जोग्राफिकल लोकेशंस हों जिस एरिया में, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल क्रॉप्स, मल्टीपल बेनिफिट्स भी मिलते हैं उस चीज़ के। तो वो मिलता रहा स्टेट को, तभी ये स्टेट चलती रही। इतनी कनेक्टिविटी का एक इशू रहा? हाँ, कन्वेक्टिविटी जो सी थी, चंबा में जो बस आई है वो 1950 में ही यहाँ पहुँची है। इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद ही यहाँ मतलब कि प्रॉपर बस सर्विस स्टार्ट हुई थी। उससे पहले चनेट तक आती थी, कुछ पैदल चलना पड़ता। तो उससे पहले बनी खेत तक थी, बनी खेत से आगे घोड़े खच्चरों पे सामान आता था। तो ऐसे चलता था। फिर यहाँ से चंबा से आगे तो रोड कनेक्टिविटी कहीं थी ही नहीं, ये तो सारी आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बनी है। भरमौर, तीसा, पूरा जाल बिछा है पूरा डिस्ट्रिक्ट। अब तो गांव-गांव कनेक्ट हो गए हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि लोग क्या किया कि पिछली सरकारों ने क्या किया जी, उसने क्या किया, वो सारे पॉलिटिकल गिमिक्स मैं मानता हूँ। सब ने अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है, सब ने, तभी इतना कुछ पॉसिबल हो पाया है। नहीं तो ये कोई एक दिन में तो हो नहीं सकता। किसी ने फाउंडेशन बनाई, किसी ने क्या किया, किसने, सब हर कोई आगे ले जाता गया है उसको। एक और चीज़ आती है सर कि बड़ी पहले यहाँ पे हाइड्रो पावर लगा हो, तो उसकी कुछ? हाँ, हाइड्रो पावर की एक थी चीज़ थी कि अंग्रेज लोग बड़े होशियार लोग थे। चंबा के साथ एक टिम्बर ट्रीटी हुई थी इनकी, जिसके अंदर की चंबा को रेवेन्यू बड़ा आता था। वो अंग्रेज लोग देते थे सर चंबा स्टेट को रेवेन्यू। अब वो रेवेन्यू से वापस कैसे लेना, उस अंग्रेजों को बहुत खूब आता था। उन्होंने कहना राजा को बोलना, योर हाइनेस, आपका
पैलेस को रेनोवेट कर दिया, उसमें खूब सारे शैंडिलियर्स लगा दिए बाहर के, इंपोर्टेड फर्नीचर ले आए, गैजेट्स ले आए। फिर देखा कि इनके पास रेवेन्यू अभी भी सरप्लस है, तो इनको स्ट्रीट लाइटिंग करा दी पहले उनकी क्रॉम्पटन ग्रीव्स की, यहाँ पे ऑयल लैंप्स की स्ट्रीट लाइटिंग करा दी। ऑयल लैंप्स के बाद बोला कि यहाँ पे हाइड्रो पावर लग सकती है, तो उन्होंने एक छोटा सा माइक्रो हाइडल, छोटा सा 300 इस 150 की 300 के बीच किलोवाट का एक छोटा डीसी पावर हाउस बना दिया। उसमें भी इंपोर्टेड वहाँ से मशीनें आई, उसमें भी उन्होंने कट खाया अपना और राजा को बना दिया। तो उससे यहाँ पे लाइट अप हो गया टाउन का। क्या स्ट्रीट लाइटिंग थी, या राजा का पैलेस लाइट होता था, और जब हॉस्पिटल होता था एक लाइट, और कुछ अंग्रेज जो यहाँ रहते थे उनके, और कुछ जो इम्पोर्टेंट लोग थे टाउन के राजा से कनेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन से, उन लोगों को लाइट मिलती थी, बाकी तो दिया जलाते थे। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो थोड़ा सा इकॉनमी जो सी थी यहाँ की, चंबा की, कोई जो बिजनेस में तो ऐसा था कि यहाँ से एक्सपोर्ट जो होता था चंबा का, उसमें घी बहुत ज़्यादा था हमारे पास, क्योंकि गुज्जर कम्युनिटी बहुत होती थी यहाँ पे, तो लोकल भी होते थे, तो इतना कंज्यूम नहीं होता था, तो जनरली घी का ज़्यादा काम होता था। उसके बाद उसका जड़ी बूटियाँ बहुत होती थी, एक्सपोर्ट होती थी। कोयला जाता था, कच्चा कोयला चारकोल कहते हैं जिसको, वो बड़ा एक्सपोर्ट होता था। उसके बाद फिर टिम्बर की तो हमारी ट्रीटी थी, टिम्बर तक एक्सपोर्ट करते थे, तो अंग्रेज़ों के थ्रू था। बाकी लैंड रेवेन्यू भी था, लेकिन राजा उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, क्योंकि अदर सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा थी, तो लैंड रेवेन्यू पे उन्होंने ख्याल नहीं किया ज़्यादा। तो उसी वजह से चंबा का जो प्रीवी पर्स लगा था 47 में, राजा को बहुत कम लगा था, क्योंकि उस टाइम जो प्रीवी पर्स कैलकुलेट हुआ था वो राजा की रेवेन्यू इनकम पे, लैंड रेवेन्यू पे हुआ था। तो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू बहुत कम था इनका, इन्होंने कभी बढ़ाया नहीं, क्योंकि और इनकम बहुत थी। और आप हैरान होंगे कि जुनगा एक बहुत छोटी सी स्टेट है शिमला के पास, उनको सबसे ज़्यादा प्रीवी पर्स लगा था हिमाचल में, क्योंकि वो 100% लैंड रेवेन्यू पे डिपेंडेंट थे, तो उनका लैंड रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा था, उन्होंने उसी के ऊपर डिपेंड थे, तो टैक्सेशन लैंड रेवेन्यू पे ज़्यादा कर रखे थे उन्होंने। उसी को जब कैलकुलेट हुआ तो उनका प्रीवी पर्स बहुत ज़्यादा लगा उनको। और जो बड़ी स्टेट्स थी, चंबा जैसी, बुशहर जैसी, सिरमौर, मंडी वगैरह, इनका कंपैरेटिवली कम लगा, क्योंकि यहाँ के राजाओं ने लोगों से लैंड रेवेन्यू कम लेते थे, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम थी। चंबा की कुछ एक पुराने बिजनेस भी रहे होंगे, कुछ था ऐसे कुछ था? हाँ, बिजनेस थे ना, जैसे कि हमारे भी ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके फादर बिजनेस में ही थे, तो उस टाइम यहाँ से घी जाया करता था बहुत ज़्यादा, मुझे इतना पता है, और जड़ी बूटियाँ जाया करती थी, धूप, किन्स, ऐसी काफ़ी सारी आइटम होती हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फिर हम लोगों ने छोड़ दिया, कई से लोग इस बिज़नेस में थे, वो भी किया करते थे। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि लोगों ने ओवर एक्सप्लोर कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया इनको, जंगल्स को अननेसेसरी डिगिंग कर दी, तो कुछ स्पीशीज़ को प्रॉब्लम भी आने लगी, जिससे कि उन्होंने कंजर्वेशन की इसकी भी जरूरी है। तब थोड़ा सा ज़रा स्ट्रिक्ट हो गए हैं इस मामले में, पर अब लोगों के पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत हो गए हैं। अब हमारे ज़िले में हाइड्रो पावर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें काफ़ी बड़ी एम्प्लॉयमेंट मिली है लोगों को, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फिर अब कैश क्रॉप भी होने लग पड़े हैं, सेब है, ऑफ सीजन वेजिटेबल्स है, फ्लोरिकल्चर है, इस तरफ भी चले गए हैं, तो उसमें भी इनकम हो गई है लोगों को, काफ़ी अच्छी स्टार्ट हो गई है। फिर हमारी जैसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट मिल गई है, और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम भी आ गए हैं, एवेन्यूज़ बहुत खुल गए हैं, तो ये तो सब जगह ही हुआ है।